एक अच्छा शब्द को भी हम 5 तरीके से बोलेंगे, उसके 5 अलग-अलग मतलब हो जाएँगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकदम आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, लेकिन अक्सर कई बार कैंडिडेट्स इसको बड़ा गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं और घूरने लगते हैं। पैनल अगर आपसे फ्रैंक भी हो रहा है, आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि इट्स अ वेरी फॉर्मल कन्वर्सेशन। तो आपको कुछ भी बातें नहीं करनी है, इनफॉर्मल नहीं होना है। देश भर में लाखों छात्र यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं ताकि आईएएस बने। सपना होता है आईएफएस बनने का, बड़े बड़े पदों पर बैठने का। और देखिए, जब हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो छात्रों के मन में तमाम सवाल होते हैं कि कैसे प्रीलिम्स दें, मेंस दें, और अब देखिए इंटरव्यू की बारी आ गई है तो कैसे इंटरव्यू दें। आज हम इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। तनु जैन जी एएफएचक्यू सिविल सर्वेंट है तनु जी, और छात्रों को गाइडेंस देती हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। देखिए तनु जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है छात्रों की यहाँ मदद तो होने ही वाली है, क्योंकि देखिए इंटरव्यूज आने वाले हैं। और अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि छात्र जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उनका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, और जो तमाम पैनलिस्ट वहाँ मौजूद होते हैं वो एक स्टूडेंट में क्या नोटिस करते हैं। तो देखिए ये छात्रों के लिए बेहद ही अहम वीडियो होने वाली है, तभी हमारे साथ तनु जी जुड़ी हुई हैं। तनु जी, सवाल आपसे यही कि जब कोई कैंडिडेट एक हॉल में एंटर करता है, पैनलिस्ट के सामने जाता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज आइडियली क्या होनी चाहिए? जैसे ही कोई कैंडिडेट पैनल के सामने आता है, वहीं से उसका एक जजमेंट चालू हो जाता है। तो पैनलिस्ट ये देखना चाहता है कि क्या ये व्यक्ति एक ऑफिसर बन सकता है। तो एक ऑफिसर के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, वो सब उसमें फुलफ़िल होते हैं या नहीं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैनलिस्ट एक व्यक्ति को जज करते हैं। आज आप मुझसे मिल रही हैं तो आपने भी मुझे जज किया, मैंने भी आपको जज किया। उसी तरह हम किसी से भी मिलते हैं, परिवार, दोस्त, तो ये जजमेंट चलता रहता है। तो हम कभी कहते हैं किसी से मिलके कि वो व्यक्ति बड़ा एग्रेसिव लगा, या वो व्यक्ति बड़ा शांत लगा, वो व्यक्ति बड़ा गंभीर लगा। तो ये जो जजमेंट है ये कंटिन्यूअसली हमारी लाइफ का पार्ट है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है जैसे ही हम इंटरव्यू वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। तो जो पैनलिस्ट हैं वो भी उसी तरह से जज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंटली कमरे में एंटर कर रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ बात है। अगर कोई ऐसे ढुलक पुलक से थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस से इधर उधर देखते हुए एंटर करेगा तो आपको कहीं ना कहीं खुद ही वो पैनल भी उसी तरह से जज करता है कि किस तरीके से वो व्यक्ति एंटर कर रहा है, किस तरीके से, किस शिष्टाचार के साथ व्यक्ति अंदर आने की अनुमति मांग रहा है, या फिर उनको ग्रीट कर रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सही समय के हिसाब से क्या वो ग्रीटिंग्स आ रही हैं। और जब वो व्यक्ति दे रहा है तो क्या वो बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो झलक रहा है, क्या वो आपकी आंखों के अंदर वो इज्जत आ रही है या नहीं, या सिर्फ शब्द ही निकल रहे हैं। देखिए अगर हम शुरू से शुरू करें, मान लीजिए मैं कैंडिडेट हूँ और मैं आपके सामने आती हूँ, आप एक पैनलिस्ट हैं, तो क्या मतलब अंदर आते ही क्या मे आई कम इन, एक शिष्टाचार की बात है। जैसे आपने कहा, मैं कहूँगी मे आई कम इन, उसके बाद आई विल ग्रीट यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो उसमें कैसे एक कैंडिडेट को शुरुआत करनी चाहिए अंदर आते ही? सबसे पहले तो बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके एंटर करना चाहिए, क्योंकि जब आप एंटर कर रहे हैं, इंटरव्यू तक अगर आप पहुँचे हैं तो अपने आप के अंदर ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। तो इसलिए आपको उस बात के लिए बड़ा खुश होना चाहिए। तो ऐसे दुखी, परेशान और उदास से होके एंटर ना करें कि कई बच्चे ऐसे एंटर करते हैं जैसे कितना बोझ के तले दब गए हैं, अब इंटरव्यू जैसे तैसे ख़त्म करके बाहर निकलना है। तो उस तरीके की आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो एंटर करें एकदम कॉन्फिडेंट, खुश, अच्छे से एंटर करें, और बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही हम्बलनेस के साथ आप ग्रीट करें, क्योंकि पैनलिस्ट कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके दुश्मन नहीं है, आपको निकालने के लिए नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए वहाँ बैठे हैं। तो आप जैसे आप किसी घर के बड़े को इज़्ज़त देते हैं, आप बस उतनी ही इज़्ज़त दे के उन्हें ग्रीट करें, और वो आपको चेयर लेने के लिए बोलेंगे कि आप चेयर पे बैठिए, तो आप उनकी इजाज़त से अपनी सीट लें। सीट पे बैठने का भी तरीका है, ऐसा नहीं कि खड़ खूब चेयर को हिलाया, इधर उधर किया, तो इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। फ्लॉलेस तरीके से, एक एलिगेंस जिसे कहते हैं, उस एलिगेंस के साथ आप चेयर पे बैठिए, और उसके बाद तो फिर सवालों के जवाब चालू हो जाएंगे।
और देखिए, मान लीजिए आपको किसी सवाल का जवाब ना भी आता हो, या मान लीजिए आप अंडर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो, क्योंकि नर्वसनेस तो जाहिर सी बात है होती ही है। तो ऐसे में आई कांटेक्ट भी बेहद ज़रूरी होता है कि कैसे 5 पैनलिस्ट हैं, आप उनके साथ कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करें कि पांचों जो लोग हैं वो आपका जो सही आप जो इंसान है वो ही बनकर निकले उनकी नज़र। आई कांटेक्ट को लेके बड़ा एनिग्मा है मार्केट में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एकदम आई कांटेक्ट बनाए रखना है, लेकिन अक्सर कई बार कैंडिडेट्स इसको बड़ा गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं और घूरने लगते हैं। तो ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। और आई कांटेक्ट किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है। हम कहते हैं ना कि एक आंखें जो होती हैं वो व्यक्ति का आईना होती हैं। तो अगर आप किसी की आंखों में देख रहे हैं तो एक ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती देख रहे हैं तो वहीं पे वो जो ट्रस्ट है वो टूट भी रहा है, या फिर आप उससे आंखें चुरा रहे हैं तो ट्रस्ट टूट रहा है। तो जो आई कांटेक्ट है बड़ा नेचुरल होना चाहिए। जैसे आप परिवार के किसी जन को देखते हैं प्यार से इन द सेंस ऐसे ऐसे बहुत वैसा प्यार नहीं, लेकिन एक इज्जत से आप उनको एक हाई रिगार्ड में जब आप किसी को देखते हैं तो बस उतनी ही नज़र से आपको देखना है। जिससे बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की तरफ देखना है। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुखातिब हूँ, और अगर मैं इधर देख के बात करूँ या उधर देख के बात करूँ तो उससे क्या होगा, आपको लगेगा शायद मैं आप पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो वो फीलिंग किसी भी पैनलिस्ट के मन में नहीं आनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये हमें इग्नोर कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द पीपल जो एक कलम से नंबर लिखेंगे और आपकी कहानी लिखी जाएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति को उतना ध्यान दें जितना कि ज़रूरी है। वो सवाल पूछ रहा है, उस सवाल का जवाब देते समय कांटेक्ट रखिए। बीच में थोड़ा सा इधर उधर सबको ग्लैंस कर सकते हैं, वो भी नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कई बार बच्चे इस बात को इस तरह से पकड़ लेते हैं कि कोई सवाल कर रहा है और बीच में टक 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 ऐसे करते रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो बहुत नेचुरल तरीके से आप सबको देखें, जो बात कर रहा है सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा उसी को ध्यान से, मतलब ऐसा ध्यान से देखना है, घूरना नहीं है। देखिए, ध्यान से देखना है, घूरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए तनु जी, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो क्या ये फर्स्ट इंप्रेशन कैंडिडेट के अंदर घुसने से ही बनता शुरू हो जाता है, यानी हम एंटर हुए और वो फर्स्ट इंप्रेशन तमाम पैनलिस्ट को एक आ गया है? अक्सर ये बात सत्य हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति जिस कॉन्फिडेंस से वो एंटर करता है, बैठता है, शुरुआत करता है बातचीत की, तो हर पैनलिस्ट अपने मन में एक इमेज बना लेता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमने अपनी जब इंटरव्यूज़ लिए तो उसमें देखा कि कुछ कैंडिडेट्स शुरुआत में थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट थे। शुरुआत में उनकी उस तरह से पर्सनालिटी निखर के नहीं आई, लेकिन जैसे ही सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने एकदम सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी नॉलेज से, अपने बात करने के तरीके से और अपने डिसीजन से, जो डिसीजन मेकिंग है, सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे, तो उनसे उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे ले गए जहाँ पे शुरुआत में शायद उन्हें नहीं सोचा था। तो हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन का बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि वहाँ से आपके मार्क्स का एक लेवल सेट कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे। तो अगर लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट बहुत स्मार्ट लग रहा है, तो उससे उतनी ही लेवल और उतनी ही नॉलेज के क्वेश्चंस पूछने लगते हैं पैनलिस्ट। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या, देखिए, कैंडिडेट्स अंदर जाते हैं, पैनलिस्ट के सामने अपीयर होते हैं, लेकिन इसमें पैनलिस्ट का भी कहीं ना कहीं रोल रहता होगा कि वो कितना कंफर्टेबल करा देते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि हर किसी की बॉडी लैंग्वेज A1 हो, हर कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखे, तो इसमें पैनलिस्ट का भी कहीं ना कहीं रोल रहता होगा कि वो एनवायरनमेंट को कितना कंफर्टेबल कर देते हैं आपके लिए। बिल्कुल, इसीलिए अलग अलग पैनल्स में अलग अलग रिएक्शंस और बच्चों के जो प्रेफरेंसेस रहते हैं वो अलग रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जज यहाँ पे कैंडिडेट हो रहा है। तो अगर आपको पैनल कंफर्टेबल करे या ना करे, इस पे आपको अपनी पर्सनालिटी पे अंतर नहीं डालना है, अपने कॉन्फिडेंस में अंतर नहीं लेकर आना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पैनल जो होता है वो अपने सोच के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए कि क्या आप घबरा जाते हैं। क्योंकि सिविल सर्विसेज में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपके ऊपर बहुत दबाव रहेगा, आपको घबराने के बहुत मौके मिलेंगे। तो क्या आप उस अंडर प्रेशर वाली स्थिति के अंदर घबरा जाते हैं? क्या आपके पसीने छूट जाते हैं, या आप कुछ भी बोलने लगते हैं, या आपके अंदर की छुपी हुई इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ जाती हैं? तो इन सब एस्पेक्ट्स को देखने के लिए पैनल कई बार
एक कृत्रिम जिसे कहते हैं दबाव बनाने की कोशिश करता है, एक आर्टिफिशियल प्रेशर बनाने की कोशिश करता है टेस्ट करने के लिए आपकी पर्सनालिटी को। और उसी का दूसरा एस्पेक्ट भी होता है, कई बार पैनल बहुत ज़्यादा रिलैक्स, बड़ा फ्रैंक तरीके से आपसे बात करेगा, क्योंकि कई लोग प्रेशर में नहीं लेकिन फ्रैंकनेस से टूट जाते हैं, वो अपनी एकदम इनफॉर्मल हो जाते हैं। जबकि जो इंटरव्यू है एक बड़ी ही फॉर्मल प्रक्रिया है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप एक व्यक्ति को जज करें फॉर द सूटेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन फॉर अ जॉब। तो कई बार पैनल अगर आपसे फ्रैंक भी हो रहा है, आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि इट्स अ वेरी फॉर्मल कन्वर्सेशन। तो आपको कुछ भी बातें नहीं करनी है, इनफॉर्मल नहीं होना है। मतलब फ्रैंकनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें वहाँ पर। देखिए और भी सवाल हम तनु जी से पूछेंगे, लेकिन एक सवाल जो है वो यूपीएस से जुड़ा हुआ काफ़ी बार पूछा जाता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम वहाँ क्या पहन के जाएं, या बैठे हैं तो पॉस्चर क्या रखें, हाथ कैसे रखें, फोल्डेड हैंड्स रखें या नहीं। तो ये बेसिक सवाल ज़रूर सुनाई पड़ते हैं, लेकिन ज़रूरी, बेहद ज़रूरी। ये एक सवाल है जिस पे बच्चे या कैंडिडेट्स बहुत समय ख़राब करते हैं, जबकि इस पे बहुत कम समय देना चाहिए। क्योंकि क्या पहन के जाएं, पहला तो ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, और जो कपड़े हैं पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो आपको बस उतना ही ध्यान देना है इस पर। लड़के कोट या फिर शर्ट पैंट टाई, ये इसी कॉम्बिनेशन में पहन के जाएं। लेकिन जो भी वो पहने उसके अंदर कलर और फॉर्मल, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। कि फॉर्मल होना चाहिए, कोट्स पे कुछ ऐसे चमकीले या लाइनिंग या इस तरीके की चीज़ें नहीं हो, और जो शर्ट है वो प्लेन शर्ट हो, आपके कोट पैंट से मैचिंग की हो। उसी तरह जो शूज़ हैं वो भी फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, स्पोर्ट शूज़ या इस तरीके के कोई शूज़ नहीं होने चाहिए। तो आपकी जो लुक है, आप खुद अपने आप को शीशे में देखें जब आप कपड़े पहने, तो आप खुद देखें कि क्या मैं एक ऑफिसर टाइप लग रहा हूँ या नहीं। उसी तरह जो गर्ल्स हैं वो अपने आप को मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि साड़ी में बहुत अक्सर लड़कियाँ अच्छी लगती हैं और बहुत फॉर्मल अटायर हैं। आप सूट भी पहन सकते हैं, सूट भी अपने आप में बहुत फॉर्मल अटायर है। तो आप सूट या साड़ी जो आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, उसमें आप उस ड्रेस को चुनें। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई गर्ल्स ने कभी साड़ी पहनी नहीं होती, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि सब कह देते हैं कि साड़ी पहनिए, तो वो बड़ा ही अटपटे बड़े ही बोझिल तरीके से वो साड़ी को कैरी कर लेती हैं। तो उससे भी बचना चाहिए। तो अगर आप सूट में कंफर्टेबल है, सूट लें। साड़ी जो होनी चाहिए वो फॉर्मल लुकिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप अक्सर देख लीजिए, तो यूट्यूब से तो खैर अब बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपोजर हो भी गया है। आप देखें कि सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो कैसी साड़ी पहनती हैं, या फिर आप हाई डिग्नेटरीज़ को देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक फॉर्मल लुक क्या है। नॉर्मल ऐसा कलर जो आपको सूट करता हो, बहुत चमकीला ना हो, बहुत भड़कीला ना हो, और एक सिंपल बॉर्डर के साथ आप साड़ी पहन सकते हैं। और मौसम के हिसाब से गर्मी है तो कॉटन, सर्दी है तो सिल्क भी पहन सकते हैं। और ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह ना पहने, जितना कम, जितना सिंपल, जितने सिंसेयर आप लगेंगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रेसिव आपका लुक होगा। तो वो लुक आपका ऑफ कोर्स फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, वो ज़रूरी है। लेकिन बाद में सारी चीज़ें आपकी नॉलेज, आपकी डिलीवरी ऑफ योर कम्युनिकेशन, उन सब पे डिपेंड करेगी। देखिए तनु जी, कुल मिलाकर अगर माने तो कुल जो अंक होते हैं उनमें से बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आज हम बॉडी लैंग्वेज पर फोकस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसा दिखना चाहिए, तो कुल जो मार्क्स होते हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज पर कितने मार्क्स जो आधारित होते होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत कम? मुझे यूपीएससी का नहीं पता, लेकिन एक जनरल परसेप्शन, पर्सनालिटी जो है वो, उससे आप बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बताया जाए कि एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। अच्छा, एक अच्छा शब्द को भी हम 5 तरीके से बोलेंगे, उसके 5 अलग अलग मतलब हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप देख रहे हैं, एक में शायद सिर्फ आप सिंपल बात कर रहे हैं, एक में सरकाज़म आ गया, और इसमें हमने शब्द को बदला नहीं है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को बदला है। तो उसी तरह से जब कैंडिडेट कोई जवाब दे रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक सच्चाई या उसके अंदर की बनावट झलक जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जवाब तो सब वही दे रहे हैं, जवाब आप कैसे बदलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप जवाब कैसे बदलेंगे? आप बोलेंगे हाँ, हम बिल्कुल करना चाहते हैं। लेकिन जिस कन्विक्शन, जिस बॉडी लैंग्वेज, आँखों की जिस सच्चाई के साथ आप उस बात को कहेंगे, वो अंतर आ जाएगा। अगर आप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल करना है, यही करने आए हैं हम, वो, और एक हाँ करेंगे,
तो आप समझ रहे हो वो बॉडी लैंग्वेज का अंतर है सिर्फ, तो वो अल्टीमेटली आपके सारे मार्क्स का अंतर वहीं से आ जाता है। धन्यवाद तनु जी। देखिए तनु जी ने आज बताया कि जो यूपीएससी के छात्र हैं वो कैसी बॉडी लैंग्वेज रखें, कैसी तैयारी करें, कैसे अपने आप को पैनलिस्ट के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि देखिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब आप किसी भी हॉल में, एग्जाम हॉल में भी आप वॉक इन करते हैं तो आपकी सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। यही वजह है कि बॉडी लैंग्वेज जो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यूपीएससी में, सिविल सर्वेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके जो इंटरव्यू में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। इस पर हमने बात की। अगली सीरीज में हम बात करेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी के जो पैनलिस्ट होते हैं वो एक कैंडिडेट से किस तरह के सवाल पूछते हैं, और अगर आपको सवाल नहीं आता आपको किस तरह मना करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तनु जैन जी आपको एक एक बारीकी इसकी बताएंगी।